बैक्टीरियल वेजिनोसिस बिल्कुल भी एक नया वर्ड नहीं है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं अपनी बहुत सारी प्रीवियस वीडियोस में लाइक रिकरेंट अबॉर्शन एंड प्री टर्म उनमें मैं इनको एटलीस्ट काफ़ी दफ़ा यूज़ कर चुकी हूँ और इनको मैं टू सम एक्सटेंट आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ कि ये किस तरह का इन्फेक्शन होता है। तो आज मैंने सोचा कि हर दफ़ा ही जब भी मैं इस इन्फेक्शन का ज़िक्र करूँगी हमेशा मुझे 1 to 2 मिनट्स लगेंगे उसको एक्सप्लेन करने के लिए, तो वाई नॉट कि मैं इसको एक वीडियो में कम्प्लीटली आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं इसका ज़िक्र करूं कि जी प्री टर्म की एक कास्ट जो है वो है बैक्टीरियल वेजिनोसिस, तो आप लोगों को ऑलरेडी उसका बहुत ही अच्छा क्लियर कट आइडिया हो। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर आयशा फरहत एंड आई एम वर्किंग इन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सऊदी अरेबिया। अगर अब तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए आई एम श्योर कि आप इसको एंड तक देखेंगी, और तो इस पे लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। अगर आपका कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है जो आप मुझसे डिस्कस करना चाहती हैं या आप चाहती हैं कि मैं उसके बारे में आपको थोड़ा इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूं, तो उसको कमेंट सेक्शन में आप लिख सकती हैं। हम लोग ऑलरेडी फंगल इन्फेक्शन को तो डिस्कस कर चुके हैं और उसमें बहुत ही ज़्यादा डिटेल के साथ नॉर्मल वेजिनल सेक्रीशंस को भी आपको एक्सप्लेन किया गया है, ताकि आप लोग ख़ुद से डिफ्रेंशिएट कर सकें, फ़र्क महसूस कर सकें कि हर सेक्रीशन इन्फेक्शन नहीं होती, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप ये कुछ इंस्ट्रक्शंस जो हैं जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में दी थी कि जी नॉर्मल सेक्रीशंस कैसी होती हैं और वो किन किन ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जिनमें वो ख़ुद से ही ज़्यादा सेक्रीट होती हैं। तो पहले तो आप ये देखें, और ये जो भी इन्फेक्शन हैं ये सब रिलेटेड हैं एक वजाइनल डिस्चार्ज के साथ। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कौन से डिस्चार्ज जो हैं वो इन्फेक्टिव होते हैं विच कैन काज इन्फेक्शन, और कौन सी ऐसी नॉर्मल वेजिनल सेक्रीशंस होती हैं जिनको हम इन्फेक्शन के साथ कंफ्यूज करते हैं। सबसे पहले तो आपको अपना ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि हर सेक्रीशन जो है वो इन्फेक्टिव नहीं होती। ये एक साइन है हेल्दी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की चेंजेस रिगार्डिंग टू मेंस्ट्रुअल साइकिल जो हैं वो होती रहती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने नोटिस किया होगा कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो ख़त्म होता है तो उसके बाद थोड़ी थोड़ी नॉर्मल जो सेक्रीशन होती हैं उनका डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, और ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इनकी जो कंसिस्टेंसी है वो थिक हो जाती है तकरीबन मिड ऑफ साइकिल में, जिसको हम कहते हैं ओव्यूलेटरी साइकिल। तो ये एक थोड़ी सी मैंने आपको एग्जांपल दी है कि किस तरह से हमारी बॉडी जो है ड्यूरिंग वन साइकिल किस तरह थोड़ा थोड़ा सा सेक्रीशन और फिर उनका एकदम ज़्यादा हो जाना, और उसके बाद सेकेंड हाफ ऑफ द साइकिल में उसका कम हो जाना, क्योंकि फ़र्स्ट हाफ ऑफ साइकिल में ईस्ट्रोजन हार्मोन बहुत ज़्यादा हो जाता है और सेकेंड हाफ ऑफ साइकिल जो होता है उसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ये दोनों हार्मोन्स जो हैं ये वेजाइनल सेक्रीशन पे डिफरेंट तरीके से अफेक्ट करते हैं। अगर किसी भी फ़ीमेल में या किसी बच्ची में उनकी मदर नोटिस कर रही हैं कि थोड़ी सी एक्सेसिव वेजाइनल सेक्रीशन है, तो मैं आपके साथ कुछ फैक्टर्स को डिस्कस करूंगी। आप लोग अकॉर्डिंग टू योर ओन सिचुएशन आप देख सकते हैं कि आपके केस में कौन सा फैक्टर है जो इन सेक्रीशंस को ज़्यादा कर रहा है। सबसे पहली काज जो है वो होती है फिजियोलॉजिकल काज, मतलब ये कि आपकी बॉडी में कुछ इस तरह की चेंजेस आ रही हैं रिगार्डिंग टू एज जो कि इन सेक्रीशंस को ज़्यादा कर रही हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर 1, ऐसी बच्चियाँ जो प्यूबर्टी की तरफ जा रही हैं, मतलब टूवर्ड्स मीनार्की, कि उनमें सेकेंडरी चेंजेस जो हैं वो आना शुरू हो गई हैं। मेंस्ट्रुएशन अगर अभी तक स्टार्ट नहीं हुए या वो नियर टू बी 12.6 उस एज तक पहुंचने वाली हैं, तो उनमें थोड़ी बहुत हार्मोनल चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। और इन दिनों में आप नोटिस करेंगी कि थोड़ी बहुत वजाइनल सिक्रीशन जो हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं। सेकंड नंबर पे है प्रेगनेंसी। एज आई ऑलवेज़ टोल्ड यू कि प्रेगनेंसी जो है वो एक बहुत ही बड़ी फिजियोलॉजिकल चेंज है, जिसमें हमारी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा चेंजेस से गुज़रती है। तो इन दिनों में ख़ास तौर पे ये जो वेजिनल सिक्रीशंस हैं ये ज़्यादा हो जाती हैं। थर्ड नंबर पे ऐसी फीमेल्स जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे होती हैं। ये पिल्स उन टैबलेट को कहते हैं जो पेशेंट यूज़ करती हैं टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, कि प्रेगनेंसी ना हो जाए। तो उसके लिए जो मंथली बेसिस पे आप टैबलेट यूज़ करती हैं उन्हें कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कहते हैं। तो अगर आप ये यूज़ कर रही हैं तो आप नोटिस करेंगी कि जो वेजिनल सिक्रीशंस हैं वो थोड़ी ज़्यादा होती हैं। इसके साथ साथ ये जो इमोशनल एक्साइटमेंट है ये भी एक मेजर रीज़न ऑफ एक्सेसिव सिक्रीशन की है, क्योंकि ये वर्क करती है एज ए लुब्रिकेंट। नॉन इन्फेक्टिव काजेज़ में जो सबसे फर्स्ट नंबर पे है वो है फॉरेन बॉडी। जी हाँ, इसके बारे में मैं आपको ख़ास तौर पे एक हिंट ज़रूर देना चाहूँगी कि अगर आपकी बच्ची में इस किस्म की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो काइंडली आप ज़रूर जो है थोड़ा सा फॉरेन बॉडी को जहन में रखें, इसलिए कि आपने ख़ुद देखा होगा, सुना होगा, ये जो बच्चे हैं इनकी साइकोलॉजी मेरी समझ से बाहर है। ये कोई भी चीज़ होगी उसको अपने नाक में या कान में, कि बंदे सोचता रह जाता है कि ये क्या सोच के इसने किया। इसी तरह कुछ बच्चे जो हैं उनमें जो है ये एज अ फॉरेन बॉडी जो है बच्चे या कोई और इश्यूज़। लेकिन अगर आपकी बच्ची में इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, आप समझदार माँ हैं, आप समझ रही हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ, तो आप ज़रूर फॉरेन बॉडी इशू को जहन में रखिएगा। अपनी बच्ची को बहुत अच्छे तरीके से चेक कीजिएगा, उन्हें एग्ज़ामिन कीजिएगा, और अगर आपको कुछ भी इस तरह का डाउट हो तो प्लीज़ उसको फौरी तौर पे डॉक्टर को दिखाइएगा। अडल्ट वोमेन में भी जो है वो फॉरेन बॉडीज़ देखी गई हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ ख़वातीन जब वो डिलीवर होती हैं तो बाज़ औक़ात जो होता है कुछ स्वैब वग़ैरह जो होते हैं वो आफ्टर डिलीवरी उनकी बॉडी के अंदर ही रह जाते हैं, जो कि बाद में काज ऑफ एक्सेसिव सिक्रीशंस हो जाते हैं, और अगर वो ज़्यादा देर तक बॉडी में रह जाएं तो वो बहुत इन्फेक्टिव हो जाते हैं और इन्फेक्शन काज करते हैं। आफ्टर फॉरेन बॉडी जो सेकेंड सिचुएशन है एक्सेसिव सिक्रीशंस की, उसे आप कह सकते हैं एट्रोफिक वेजिनाइटिस। ये मोस्टली पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में देखी गई है, क्योंकि उनमें हार्मोनल सप्रेशन हो चुकी होती है, ओवरीज हर चीज़ काम करना छोड़ चुकी होती है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर किसी किस्म का कोई भी थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हो गया है या एक्सेसिव ड्राइनेस वग़ैरह है, जिससे वजाइनल कैनाल में अगर कोई स्वेलिंग वग़ैरह हो गई है, तो उसके नतीजे में जो होता है ब्लड स्टेन्ड, इस कंडीशन में जो सिक्रीशन होती हैं उनमें थोड़ा सा ब्लड का टच जो है वो आ रहा होता है। तो ऐसी पेशेंट को ज़रूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि वो इनकी ये जो एट्रोफिक सिचुएशन है इसको अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें। इसके अलावा एक और सिचुएशन होती है जिसे कहते हैं सर्वाइकल एक्ट्रोपियन। इसमें जो सर्विक्स है उसकी जो बिल्कुल आउटर साइड होती है उसमें बहुत ही रेडनेस किस्म की आ जाती है। ये ड्यू टू मेंस्ट्रुअल चेंजेस, ड्यू टू प्रेगनेंसी और डिफरेंट काजेज़ की वजह से भी ये हो सकती है। तो इस सिचुएशन में अक्सर औकात देखा गया है कि बहुत एक्सेसिव वेजिनल सिक्रीशंस जो हैं वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा अगर खुदा न खास्ता रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किसी भी किस्म की कोई मेलिग्नेंसी डायग्नोस हो गई है या अगर अभी डायग्नोस नहीं हुई
तो ये उसका भी एक साइन होता है। मेलिग्नेंसी का मतलब है कैंसर, वो इवन वजाइनल कैनाल का भी हो सकता है। उसके अलावा सर्विक्स का यंग औरतों में बहुत ज़्यादा कॉमन है, और ओवेरियन कैंसर ये ज़्यादातर ओल्ड औरतों में कॉमन होता है जो सीनियर सिटीज़न हैं, और यूट्रस का जो कैंसर है वो मिडल एज में ये भी पॉसिबल है। सो खुदा न खास्ता एनी काइंड ऑफ मेलिग्नेंसी ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट काज है। इन सारी चीज़ों को जब आप नोटिस कर लेंगी तो काफ़ी हद तक आप अपनी सिचुएशन को खुद ही रूल आउट कर लेंगी। उसके बाद क्या होगा कि नॉर्मल सिक्रीशन का जो चंद इम्पॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। एक तो ये है कि ये मोस्टली थिन सी होती हैं, ट्रांसपेरेंट हो सकती हैं, बहुत ही लाइट इवन मिल्की वे बिल्कुल उस तरह की भी हो सकती हैं। और जो बहुत ही ख़ास बात है वो ये कि इनमें किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं होती, मतलब जो एक नागवार सी जो स्मेल है वो इन नॉर्मल हेल्दी सेक्रीशंस में नहीं होती। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वेजिनल कैनाल में बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनको आप हेल्दी बैक्टीरिया कहते हैं, क्योंकि ये इसकी हेल्थ को मेंटेन रखते हैं। अगर किसी भी वजह से इस सारे एनवायरनमेंट में जो कि एक बैलेंस एनवायरनमेंट है उसमें किसी किस्म की अगर कोई ख़राबी आ जाए तो उसके नतीजे में क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। और मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शन जो होते हैं इस एक्सटर्नल ओपनिंग के थ्रू, जिसको कहते हैं असेंडिंग इन्फेक्शन। आपने बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शन सुने होंगे जिनको हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस कहते हैं। नो डाउट कि ये यूरोप में इस साइड पे ये बहुत ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू मुस्लिम कंट्रीज़ के, लेकिन ये सिर्फ आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो इन्फेक्शन है अगर हम अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल नहीं रखेंगे या हम लोग अपनी मॉरल वैल्यूज़ का ख्याल नहीं रखेंगे तो थ्रू वजाइना असेंडिंग इन्फेक्शंस जो हैं वो हमारे पूरे हेल्दी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ख़राब कर देंगे। किस तरह से? टू क्रिएट इन्फेक्शन। आप ख़ुद भी इन चीज़ों का ख्याल रखें, और वो बच्चियाँ जो बड़ी हो रही हैं टूवर्ड्स मिनारकी वो जा रही हैं, अनकरीब उनकी मेंस्ट्रुअल लाइफ जो है वो स्टार्ट होने वाली है, अभी से उनको ट्रेन करें, उनको फ़िज़िकली उनकी टॉयलेट हैबिट्स वगैरह डेवलप करें, और उसके साथ साथ उनकी ट्रेनिंग जो है रिगार्डिंग टू मॉरल वैल्यूज़ करें, ताकि वो अपने फ्यूचर में हमेशा बहुत हेल्दी लाइफ गुजारें और किसी भी किस्म की प्रॉब्लम से वो बची रहें। तो अब आपने देख भी लिया, सुन भी लिया, और उम्मीद है कि समझ भी लिया होगा कि कैसे कैसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जिनमें ये सेक्रीशंस जो हैं वो नेचुरली ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक है ना। तो इनके बारे में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बेज़रर हैं, बिल्कुल स्मेल से पाक हैं, कोई इन्फेक्शन नहीं है। तो आ जाते हैं हम अपने आज के टॉपिक पे जो कि है बैक्टीरियल वेजिनोसिस। आज हम इसको पूरी डिटेल से जो है वो आपके साथ डिस्कस करूँगी कि इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं और इसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है। बैक्टीरियल वेजिनोसिस जो है वो मोस्ट कॉमनेस्ट काज है फॉर अबनॉर्मल वेजिनल डिस्चार्ज की, ख़ास तौर पे इन यंग वुमेन, चाइल्ड बेरिंग एज वुमेन जो होती हैं उनमें अगर अबनॉर्मल डिस्चार्ज नोटिस में आ रहा है तो ये जहन में रखिए कि हाईली चांसेस हैं कि वो बैक्टीरियल वेजिनोसिस है। बैक्टीरियल वेजिनोसिस की साइन एंड सिम्टम्स डिस्कस करने से पहले थोड़ी सी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मैं इस इन्फेक्शन से रिलेटेड आपको दूं। वो ये है कि ये ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको ये जो इन्फेक्शन है ये डिफरेंट नेशनैलिटीज़ में इसकी रेशो डिफरेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन वाइट वुमेन में ये तकरीबन 5 to 15% सिर्फ इन्फेक्शन काज करता है, जबकि हाईली इन्फेक्टिव ये होता है अफ्रीकन ब्लैक वुमेन में। इसके साथ साथ ये है कि एटलीस्ट 12% औरतें जो हैं वो ज़िंदगी में उनको ये इन्फेक्शन एक दफ़ा ज़रूर होता है।
और ये ख़ासी बहुत सारी हाई परसेंटेज ऐसी भी होती हैं जिनमें ये जो इन्फेक्शन है ये एसिम्प्टोमेटिक होता है। आप कह सकते हैं कि बाज़ औक़ात 50% औरतें होती हैं जिनमें ये इन्फेक्शन तो होता है लेकिन उनमें कोई साइन एंड सिम्टम्स जो हैं वो विजिबल नहीं होती। और जहाँ तक ये रीज़न कि ये इन्फेक्शन होता क्यों है, तो उसके बारे में मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वेजिनल कैनाल की जो हेल्थ होती है उसको मेंटेन रखने के लिए उसके अंदर हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। तो ये जो इन्फेक्शन है ये मिक्सचर ऑफ 2 बैक्टीरिया है। ये 2 बैक्टीरिया जो हैं ये हेल्दी वेजिनल बैक्टीरिया को रिप्लेस कर देते हैं। तो जब इनके अगेंस्ट डिफेंसिव पावर ही नहीं रहती, जिसके नतीजे में जो है वो अब नॉर्मल वेजिनल सेक्रीशंस जो हैं वो नोटिस में आना शुरू हो जाती हैं। अब बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ बैक्टीरियल वेजिनोसिस। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसके जो सिम्टम्स हैं वो काफ़ी हद तक बिल्कुल ऑपोजिट है फंगल इन्फेक्शन के। जैसे कि मोस्टली ये एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। उसके साथ साथ जो इनका जो डिस्चार्ज है वो बिल्कुल थिन होता है, ठीक है। और बाज़ औक़ात तो ट्रांसपेरेंट लेकिन ज़्यादातर ग्रे टाइप, लाइट वाइट भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो मेंशन किया गया है वो इसमें ग्रे कलर का एक टच होता है। और कंसिस्टेंसी मतलब देखने में या टच करने में ये किस तरह का फ़ील होता है, वेरी थिन वाटरी, बिल्कुल पानी की तरह का, ठीक है। और इसमें जो इसका ख़ास जो साइन है वो ये है कि ये फ़िशी स्मेल देता है। तो आप में से जो भी ऐसी फ़ीमेल हैं जिनका बिल्कुल थिन सा ट्रांसपेरेंट ग्रे कलर का लेकिन विद फ़िशी स्मेल डिस्चार्ज की कंप्लेन हो रही है, वो अपने जहन में रखें कि ये बैक्टीरियल वेजिनोसिस है। बैक्टीरियल वेजिनोसिस को डायग्नोज करने का भी सेम ही तरीका है कि डॉक्टर जो हैं वो आपकी हिस्ट्री से काफ़ी हद तक डायग्नोज कर लेंगी, लेकिन उसके साथ साथ एज़ यूजुअल स्पेकुलम एग्ज़ामिनेशन हमेशा किसी भी डायग्नोसिस को बनाने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो आपको पूरी तरह एक्सपोज करके सर्विक्स को ऑब्ज़र्व करके ये देखने के बाद कि किसी भी किस्म की कोई साइन ऑफ इन्फेक्शन, स्वेलिंग, रेडनेस ऐसा तो कुछ नहीं है, और साथ साथ बहुत ही ज़्यादा ये थिन वाटरी ग्रे कलर का फ़िशी स्मेल डिस्चार्ज भी नज़र आएगा, तो इसको एक वजाइनल स्वैब ले लेंगे जिसको हम लेबॉर्ट्री भेज के इस डायग्नोसिस को कंफर्म कर लेंगे। बैक्टीरियल वेजिनोसिस का एक्चुअली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है प्रेगनेंसी में। जो उनके रिस्क फैक्टर मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे कि ऐसे कौन से इन्फेक्शन होते हैं जो रिकरेंट अबॉर्शन जो है वो कॉज कर सकते हैं, और ये जो है रिस्क फैक्टर है प्री टर्म डिलीवरी का, और उसके साथ साथ ये जो वाटर बैग का फट जाना, इस वीडियो में भी मैंने जो रिस्क फैक्टर डिस्कस किया था वो भी बैक्टीरियल वेजिनोसिस था। प्रेग्नेंट तमाम ख़वातीन जो मुझे सुन रही हैं या देख रही हैं, तो वो इस इन्फेक्शन को ख़ास तौर पे जहन में रखें कि अगर कभी भी एक्सेसिव वजाइनल सेक्रीशन तो नॉर्मल है, मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन अगर उन सेक्रीशन में थोड़ी सी भी आपको फ़िशी स्मेल का डाउट हो रहा है तो ज़रूर डॉक्टर के पास जाएं और इसका इलाज लें। अब लास्ट स्टेप है कि बैक्टीरियल वेजिनोसिस को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो किसी भी ट्रीटमेंट से पहले जैसे कि मैंने आपको एडवाइस किया है कि हमेशा उन चंद एहतियात को जिसमें पर्सनल हाइजीन है और इस तरह की प्रोडक्ट्स जिनमें किसी किस्म का कोई केमिकल्स हैं या जो फ्रेगरेंस खुशबू वगैरह के लिए लोग यूज़ करते हैं, तो इन चीज़ों को आपने मैक्सिमम अवॉइड करना है। और उसके साथ साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंटीबायोटिक इसकी ट्रीटमेंट के लिए ज़्यादातर यूज़ की जाती है वो है मेट्रोनिडाज़ोल। आप इसको फ्लैजेल के नाम से जो है वो जानते हैं,
उसके अलावा एक दो और एंटीबायोटिक भी हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगी कि कभी भी आपने अपनी ट्रीटमेंट जो है वो ख़ुद नहीं करनी। और ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं उनको पता होना चाहिए कि फ्लैजेल जो है वो इतनी सेफ़ मेडिसिन जो है वो नहीं है प्रेगनेंसी में। तो अगर आपको डाउटफुल हैं अबाउट दिस इन्फेक्शन तो डॉक्टर के पास जाएं, एक प्रॉपर वजाइनल स्वैब टेस्ट के ज़रिए डायग्नोस हों, ताकि वो आपको एक बहुत ही अच्छी और सेफ़ एंटीबायोटिक जो है वो आपको दे सकें। तो मुझे आप दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए वजाइनल डिस्चार्ज के साथ। खुदा हाफिज़।